हेलो दोस्तों, हमें कॉमिक कजिन्स और आज हम मार्वल्स व्हाट इफ डिज्नी प्लस सीरीज के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन, ईस्टर एग्स और उसके एंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवॉल्व करता है इस व्हाट इफ सिनेरियो पर कि अगर एवेंजर्स का टीम बनने से पहले ही खत्म हो जाता तो क्या होता। तो चलिए बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। ओह एक मिनट, मैं तो इंट्रो के बारे में भूल ही गया था। सो लेट्स रोल द इंट्रो। ये एपिसोड एक टाइम स्पैन में चलता है, मतलब इस एपिसोड्स की इवेंट एक वीक के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिखाकर। मगर ये क्यों दिखाया गया है वो तो सिर्फ भगवान और केविन फाइगी हमको बता सकते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने वही आई हैड एन आइडिया वाली स्पीच को प्रैक्टिस कर रहे हैं और नाताशा के साथ जा रहे हैं टोनी को एवेंजर्स इनिशिएटिव में रिक्रूट करने के लिए। वो लोग जाके देखते हैं कि टोनी वही डोनट के ऊपर बैठ के डोनट खा रहा होता है, जस्ट लाइक इन आयरन मैन 2 के स्टार्टिंग में। अब असली ट्विस्ट तब आता है जब नाताशा लिथियम डाइऑक्साइड के सिरिंज से टोनी को इंजेक्ट करती है, जिससे कि जो आर्क रिएक्टर के कारण पॉइजनिंग हो रही थी उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसी इंजेक्शन से थोड़ी ही देर बाद टोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें वॉचर की आवाज़ आती है जहां वो बोलता है कि एवेंजर्स ऐसी हो सकती थी, वैसी हो सकती थी, मतलब जैसे हमारे सेक्रेट टाइमलाइन में हुआ था। लेकिन इस व्हाट इफ यूनिवर्स में एवेंजर्स इकट्ठा ही नहीं हो पाए। इसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि नाताशा के ऊपर टोनी का मौत का इल्जाम लग चुका है, लेकिन नाताशा इतनी जल्दी से हार मान लेने वालों में से नहीं है। तो नेक्स्ट शॉट में ही हम रमलो को देख सकते हैं जो कि आगे जाकर एमसीयू में क्रॉसबोन्स का रोल प्ले करता है, और ये सब लोग मिलकर नाताशा को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन निक फ्यूरी जानता है कि नाताशा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती और वो दोनों मिलकर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। और नाताशा को जितने भी शील्ड के एजेंट्स वहाँ पर होते या फिर मैं कहूँ हाइड्रा के जितने भी एजेंट्स होते उनसे लड़के वो वहाँ से निकल जाती है। वाले सीन में हमें थॉर 1 का जो सीक्वेंस था जहाँ पर थॉर अपने हैमर को लेने के लिए शील्ड का जो बेस होता है उस हैमर को इंस्पेक्ट करने के लिए उसे इन्फिल्ट्रेट करता है और अपने हैमर को उठा लेने की कोशिश करता है। उसी सीन का थोड़ा सा ऑल्टरनेट वर्जन हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर सारे सीन हमें हॉकाई और निक फ्यूरी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जहाँ पर थॉर 1 में हमें ये पूरा सीक्वेंस थॉर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इस पूरे सीक्वेंस में थॉर की मूवी में निक फ्यूरी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इस वाले एपिसोड में वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और वैसे तो मूवी में हॉकाई अपने बो एंड एरो को थॉर की तरफ तान के ही रखता है, लेकिन शॉट नहीं लेता। और वैसे ही इस एपिसोड में भी उसको कोल्सन और निक फ्यूरी मना करते हैं शॉट लेने को, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हॉकाई के बो से एरो छूट जाती है और वो एरो थॉर के सीने में जा लगता है, जिससे कि उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बोलता ही रहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका कोई भी नहीं सुनता है और उसे लॉकअप कर देते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि हॉकाई थोड़ी देर बाद अपने आप में रोते रोते खुद ब खुद ही मर जाता है, मतलब हॉकाई को भी किसी ने मार दिया है। फिर हमें एक मॉर्ग वाला सीन दिखता है जहाँ पर कोल्सन थॉर की हेयर को एडमायर करता है, और ये हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की याद दिलाता है जहाँ सारे गार्डियंस थॉर के बॉडी को एडमायर करते हैं क्योंकि वो एक एसगार्डियन गॉड होता है। हमें वेडनेसडे को कल्वर यूनिवर्सिटी की झलक देखने को मिलती है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की खानदानी यूनिवर्सिटी है। मतलब यहाँ से जेन फॉस्टर से लेकर ब्रूस बैनर और पता नहीं ऐसे कितने मार्वल के जीनियस लोग अपने पढ़ाई कर चुके हैं। और इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जो वो पूरा एक्शन सीन था, वो पूरा एक्शन सीन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। दिन हम देखते हैं कि बेटी रॉस एक माइक्रोबायोलॉजी की बुक लेकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पर नाताशा आके उसकी मदद मांगती है और उस इंजेक्शन को चेक करने के लिए बोलती है। देन एग्जामिन कर लेने के बाद बेटी नाताशा को बताती है कि जिस इंजेक्शन से उसने टोनी को इंजेक्ट की थी उसमें कोई भी पॉइजन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उस नीडल से किसी ने गोली चलाई। इसके बाद नाताशा वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र स्टैनलीज पिज़्ज़ा वाली यूनिफॉर्म में पड़ती है। अब ये इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर जब कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता था तब इसी टाइप की यूनिफॉर्म में जाता था, और स्टैनलीज पिज़्ज़ा ऑफ कोर्स हमारे स्टैनली सर को लेकर एक ईस्टर एग है। और इन्हीं कपड़ों को देखकर नाताशा को अंदाज़ा लग जाता है कि ब्रूस बैनर यहाँ पर ही आया होगा। उसी वक्त निक फ्यूरी का एक कॉल आता है जहाँ पर वो नाताशा को बताते हैं कि हॉकाई की भी डेथ हो गई है। ये सुनकर नाताशा जज्बाती हो जाती है और ब्रूस बैनर की तरफ जाने लगती है उस अलमारी में, लेकिन तभी ब्रूस बैनर वहाँ से बाहर चला आता है कहते हुए कि उसे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस पार्ट में नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर मार्क रफोलो का हल्क है,
जबकि इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर और हल्क का रोल प्ले करने वाले थे एडवर्ड नॉर्टन। इसके बाद वाले सीन में शील्ड के हेडक्वार्टर्स के सामने बाइफ्रॉस्ट ओपन होता है और हम देख सकते हैं कि लोकी पूरा का पूरा एसगार्ड की आर्मी और वॉरियर सिफ को लेकर वहाँ पर आ गया है। एंड यही नहीं, वो एक और चीज़ भी अपने साथ लाया है जो कि है कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। ये एक ऐसा रेलिक है जिसे योटनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट्स ने क्रिएट किया था और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये एक पूरे प्लेनेट को इनफाइनाइट कोल्ड में ढक सकता है और वहाँ पर आइस एज ला सकता है। अब निक फ्यूरी जब कोल्सन से पूछता है कि क्या ये लोग अर्थ के हैं, तब कोल्सन बोलता है कि अर्थ से तो नहीं पता लेकिन मिडिल अर्थ के ज़रूर लगते हैं। अब मिडिल अर्थ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को लेकर एक ईस्टर एग है। देन इसके बाद निक फ्यूरी वहाँ पर आ जाता है, तब लोकी उससे बोलता है कि नील करो, लेकिन फ्यूरी उससे कहता है कि वी डोंट डू दैट हियर। और ये फिर से एक बार इन्फिनिटी वॉर में जो ब्लैक पैंथर वाला ईस्टर एग का सीन था वो वाला यहाँ पर भी फिर से दिया गया है। यहाँ पर शायद लोकी और इन सब को ओडिन ने ही भेजा है क्योंकि थॉर के अर्थ पर आते ही मौत हो गई है, तो शायद उसी का बदला लेने के लिए ओडिन ने इन सब को अर्थ पर भेजा होगा। देन इसके बाद लोकी कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को खोल देता है और उन सब पर फायर कर देता है, लेकिन सिर्फ उसे रोक देता है और कहता है कि एक बार उन्हें निक फ्यूरी की बात सुनने ली चाहिए। निक फ्यूरी उनसे कहते हैं कि उनके खुद के लोग ही मर चुके, तो थॉर को मारना तो बहुत दूर की चीज़ है। और फिर वो उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, वो उस मर्डरर को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि नाताशा ब्रूस को लेकर उस यूनिवर्सिटी से निकल रही होती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और तभी वहाँ पर एवरेट रॉस अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और ब्रूस बैनर को रोकने की वार्निंग देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक गोली चलती है जो कि ब्रूस के कंधे पे जा लगती है और उसी वजह से ब्रूस गुस्सा हो जाता है और हल्क बन जाता है। और फिर वहाँ पर जो भी था उन सबको तोड़ने फोड़ने लगता है हल्क, कतई हल्क स्मैश स्टाइल में। मगर असली मजा तो तब आता है जब कुछ ही सेकंड बाद हल्क की बॉडी गुब्बारे जैसे फूलने लगती है और पट से नहीं हेडशॉट नहीं, यहाँ हल्क ही पूरा पट से फट जाता है। उस तरफ लोकी निक फ्यूरी को एक दिन का टाइम देता है और कहता है कि अगर इस टाइम के अंदर उन्हें थॉर का हथियारा नहीं मिला तो वो पूरे अर्थ में ऐश और बर्फ ला देगा। सारी चीज़ों से दूर नाताशा एक लाइब्रेरी में बैठ के शील्ड के फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी एंड वो कोल्सन से पासवर्ड पूछती है। तब कोल्सन बताता है कि स्टीव 0704। ये क्लियरली एक ईस्टर एग है कि कोल्सन कैप्टन अमेरिका के कितने बड़े फैन है और 0704 स्टीव का बर्थडे। देन इसके बाद फाइल्स ओपन होती है, तब वहाँ पर कोल्सन, फ्यूरी, मारिया हिल, जेनेट वैन डाइन और अलेक्जेंडर पियर्स की फाइल होती है। इन सब को हम MCU में देख चुके हैं। अब यहाँ पर जेनेट के साइड में डिसीज्ड लिखा हुआ होता है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि वो मरी नहीं है, वो एक सब एटॉमिक लेवल पर छोटी हो जाती है और क्वांटम रियल्म में चले जाती है, तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शील्ड ने डिसीज्ड लिख दिया था। उसी वक्त निक फ्यूरी कॉल पर होते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि नाताशा को जो मार रहा था वो इनविजिबल था, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि वो दिख नहीं रहा था। तभी नाताशा बार बार बोलती है कि इट्स ऑल अबाउट होप, इट्स ऑल अबाउट होप फ्यूरी को, जो कि तभी कॉल पर थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी आर्टुरोस एंड इजाबेलास डाइनर में बैठे हुए हैं। अब ये डाइनर वही डाइनर है जिसे हम सब ने थॉर 1 में देखा था, जहाँ थॉर बैठ के कप को फोड़ता है और कहता है कि अनदर। देन फ्यूरी और कोई रास्ता ना देखकर डाइनर से निकल के अपने गाड़ी में जाके बैठता है और कैप्टन मार्वल की पेजर निकाल लेता है और उसके बाद उसे दबाने ही वाला होता है कि तभी बिल्कुल सेंटर फ्रिश की तरह फ्यूरी साहब का भी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो समझ जाते हैं कि नाताशा फ्यूरी को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे और ये भी समझ जाते हैं कि इन सब कांड के पीछे किसका हाथ है। तो उसी वक्त फ्यूरी वहाँ से जाता है जहाँ पर लोकी ने अपना घर बनाया होता है। वहाँ पे जाके वो डिस्ट्रॉयर से बात करता है और इसके नेक्स्ट सीन में ही हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और वो कोई नहीं बल्कि हैंक पिम होते हैं। कौन समझ सकता था कि ये हैंक पिम होगा। मार्वल वालों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सरप्राइज हम लोगों को दिया है। अब इस रियलिटी में हैंक पिम एंटमैन नहीं बल्कि येलो जैकेट है। हाँ, हमें पता है कि MCU में एंटमैन के फर्स्ट मूवी में हम देख चुके हैं कि हैंक पिम एंटमैन थे, लेकिन कॉमिक्स में हैंक पिम ही फर्स्ट टाइम येलो जैकेट बनाता है। इस रियलिटी में होप शील्ड की ही एक एजेंट होती है जिसका ओडिशा यूक्रेन में एक मिशन था जिसके दौरान उसकी मौत हो जाती है और क्योंकि शील्ड वालों ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया इसीलिए हैंक ये सब करता है।
अब कॉमिक बुक्स में ब्लैक विडो की एक प्रीक्वल कॉमिक होती है जहाँ पर नताशा यूक्रेन में जाती है एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बचाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर विंटर सोल्जर आ जाता है उसी साइंटिस्ट को मारने के लिए और वो मार भी देता है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान नताशा के ऊपर एक गोली चलती है जो कि उसके आड़ पार हो जाती है, लेकिन नताशा बच जाती है। इस यूनिवर्स में होप गई होगी नताशा की जगह उस मिशन पर और वहाँ पे जाके मर गई होगी, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था तो शील्ड ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसी के कारण हैंक पिम गुस्सा होकर ये सब करता है। इसके बाद फ्यूरी के साथ येलो जैकेट का फाइट होता है और फ्यूरी उसका बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगता है और अगर वो छोटा भी हो जाए तभी भी उसे मच्छर को मारने की तरह पटापट चमाटे मारता है। देन हमें समझ में आ जाता है कि ये एक लोकी का ही इल्यूशन होता है एंड लोकी और फ्यूरी साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इसके बाद निक फ्यूरी लोकी को जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं होता है और कास्केट ऑफ एंशिएंट विल्टर्स की धमकी देकर यूएन में पहुंच जाता है और पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट कर देता है कि वो पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर रहा है। देन फाइनल पार्ट में निक फ्यूरी अपना वही देयर वाज एन आइडिया वाला स्पीच देते हैं और कैरोल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल को बुला लेते हैं। कैप्टन अमेरिका कहाँ हैं आप सब ये सोच रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि कैप्टन अमेरिका बर्फ में जाने के बाद शील्ड उन्हें ढूंढता है 2011 में और आयरन मैन 2 है 2010 की, मतलब जहाँ से ये व्हाट इफ एपिसोड शुरू होता है वो। तो ये सब घटने के बाद निक फ्यूरी कैप्टन को ढूंढ लेते हैं जैसा कि हमने एकदम लास्ट पार्ट में देखा। तो दोस्तों यहाँ पर ही मार्वल्स व्हाट इफ डिज्नी प्लस सीरीज का 3rd एपिसोड का ब्रेकडाउन खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना कि कैसा लगा ये वीडियो और अगर बहुत अच्छी लग गई हो तो बाकी लोगों से भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और भी ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।